नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है गुण मिलन। जब किसी भी युवक और युवती की शादी नक्की करनी होती है तो उसके पेरेंट्स जाते हैं ज्योतिषी के पास, किसी जानकार के पास या तो पंडित जी के पास, और वो लोग देख के बताते हैं कि इन दोनों कुंडलियों के इतने गुण मिलते हैं। गुण देखना बहुत आसान है क्योंकि एक तो तैयार टेबल होते हैं और आजकल तो सबके पास कंप्यूटर आ गए। अब तो एंड्रॉयड मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर आ गए। सॉफ्टवेयर खोले, गुण का टेबल निकाले, तैयार गुण लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन एक ही वर और एक ही कन्या, यानी कि जिसके गुण आप जानना चाहते हैं, वह दो कुंडलियाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपको हो सकता है अलग अलग गुण मिले। ये भी एक ध्यान देने की बात है। यानी कि कुल गुण 36 होते हैं, उनमें से अगर 18 और 18 से ज़्यादा मिलते हैं तो कह दिया जाता है कि हाँ, ये कुंडलियाँ मिलती है और इनका जीवन अच्छा जाएगा। दोस्तों, गुण जब लिखे गए थे शास्त्रों में सही थे, मैं उसे मानता भी हूँ, लेकिन उस टाइम पर ये सही थे। इसके बाद में कई साल गुजर गए, ज़माना बदलता रहता है, समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, स्वभाव बदल गए हैं, रिक्वायरमेंट बदल गई है। तो इस बदलाव हुए ज़माने में गुण की अहमियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास भी कई कुंडली आती है जिसमें अच्छे गुण मिलने के बावजूद भी शादियां टूट गई है, या तो अच्छी नहीं चल रही है, दुखी हो रहे हैं दोनों। तो मुझे विचार आया, और प्रैक्टिकल में तो मैं करता हूँ, कि गुण को अहमियत मैं तो नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसका विवरण मैं आज के वीडियो में ज़रूर करूँगा। परंतु ध्यान रहे, यह वीडियो मैं आम लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आम लोग इसके ऊपर 100% निर्भर रहते हैं। परंतु क्या रहना चाहिए निर्भर इसके ऊपर या नहीं, इसको अहमियत देनी चाहिए या नहीं, इसके लिए ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, परंतु इसके बारे में मोटी मोटी बातें ज़रूर बताऊंगा, ताकि आम लोग इसे समझ सके और सोच सके कि गुण को कितनी अहमियत देनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुण 8 प्रकार के होते हैं। इसके लिए इसे अष्टकूट गुण भी कहा जाता है। इस 8 प्रकार के जो कुल गुण दिए जाने वाले होते हैं वह होते हैं कुल 36। और जब निर्णय देने का आता है तब यह देखा जाता है कि 18 या 18 से ऊपर गुण मिलते हैं दोनों कुंडलियों को, तो ये कुंडलियाँ विवाह के योग्य मानी जाती है। परंतु सही में प्रैक्टिकल में मैंने ऐसा नहीं देखा है, और इसके लिए मैंने खुद ने तय किया है कि मैं गुण को अहमियत इतनी नहीं दूंगा, जब ज़रूरत पड़े तो ठीक है। तो सबसे पहले जानिए गुण है क्या। कुल गुण 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है वर्ण, जिसका कुल गुण 1 होता है। उसके बाद आता है वश्य, जिसके कुल गुण 2 होते हैं। इसके बाद आती है तारा, जिसके कुल गुण 3 होते हैं। इसके बाद विभाग आता है योनिका, जिसके कुल गुण 4 आते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रह मैत्री, जिसके कुल गुण 5 होते हैं। इसके बाद आता है गण, जिसके कुल गुण 6 होते हैं। इसके बाद आता है भकुट, जिसके कुल गुण 7 होते हैं। और लास्ट में आता है नाड़ी, जिसके कुल गुण 8 होते हैं। ये अगर आप समेशन करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो कुल गुण 36 हो जाएंगे। और यहाँ एक बात सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी गुण गिने जाते हैं उनका आधार सिर्फ युवक युवती की राशि और नक्षत्र
और राशि के स्वामी इतनी ही बातों पर निर्भर है। अब सवाल ये आता है कि क्या जीवन में इतनी ही बातें हैं और विषय नहीं है, और कुंडली में बाकी के ग्रह स्थान हैं और विषय भी हैं, तो क्या पति पत्नी के जीवन में इनका कोई रोल नहीं होता? ये कुछ नहीं करते? करते हैं, परंतु एक ज़माना था जब शादी जब तय होती थी तब लड़के और लड़की को इतना पूछा भी नहीं जाता था। माता पिता या बड़े बुजुर्ग तय कर देते थे और इनकी शादी हो जाती थी। और उस ज़माने में सामाजिक रूल्स भी ऐसे थे, व्यवहार भी ऐसा था, सामाजिक तौर तरीके भी ऐसे थे कि लड़के और लड़की को जीवन बिताने के लिए, खास करके मैरिज जीवन बिताने के लिए, इनके मन का तालमेल होना थोड़ा ज़रूरी था। तो गुण के जो आधार है वह सिर्फ बायोकेमिकल कॉम्बिनेशन ही बताता है और कोई चीज़ इसमें नहीं आती है। साइंटिफिकली देखा जाए तो जो मेटाबॉलिज्म है युवक का और युवती का, इन दोनों के हिसाब से उनमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जो सहन शक्ति है, जो जो विशेष गुण धर्म है, अगर इनमें वास्ट डिफरेंस होगा, विरोधाभास होगा, तो ये लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, जिसके लिए गुण के अलावा कुंडलियाँ देखने भी ज़रूरी है। जन्मभूमि पंचांग में तो लिख कर आता है कि विवाह के लिए वर वधू की कुंडलियाँ देखने के बाद गुण देखने के लिए तालिका। तो अब आते हैं गुण पर। पहला गुण है वर्ण। उस समय वर्ण यानी कि जाति राशियों से तय होती थी, यानी कि अग्नि तत्व आदि। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें ऐसा बताया गया है कि लड़का अगर ऊंची जात का है तो कोई भी नीची जात की लड़की चलेगी, लेकिन लड़की नीची जात की है और वर ऊंची जात का है तो लड़की के लिए ये मुनासिब नहीं है, यानी कि उसको एक गुण भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेंगे। सवाल ये आता है कि लड़का नीची जात वाली लड़की से शादी करता है तो वाइसे वर्सा क्या होगा? नीची जात वाली लड़की का ब्याह तो अपने आप होना है ऊंची जात वाले से। तो सोचिए इसका कितना महत्व है। दूसरा है वश्य, जिसके 2 गुण हैं। उसमें क्या होता है कि जो राशियों की चिन्ह है, जैसे मानव है, प्राणी है, और इस तरह से उनको विभागों में बांटा जाता था और यह देखा जाता था कि कौन किसको वश में रखेगा। और अहमियत इसको दी जाती थी कि वर के वश में कन्या रहनी चाहिए। कन्या के वश में अगर वर आता है तो इसको कम गुण मिलते थे। आजकल तो ये हो ही नहीं सकता, कोई किसी के वश में रह ही नहीं सकता, ये आप सब जानते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा आता है तारा। 3 प्रकार ऐसे होते हैं कि जो जातक के लिए नुकसानकारक होते हैं। ये 3 ताराएं जो होती थी वह होती थी विपत, प्रत्यरी और वध। कुल मिला के 27 नक्षत्रों में 9 ताराएं ऐसी होती थी। ये देखा जाता था कि जो जातक के लिए नेगेटिव तारा है, नुकसानकारक तारा है, वह कन्या द्वारा नहीं आनी चाहिए, या तो कन्या की जो विरोधाभासी तारा है उस तारा वाला वर भी इसके जीवन में नहीं आना चाहिए। लेकिन तारा का जो मुख्य उद्देश्य था वह जातक के अपने जीवन के लिए था। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर दोनों की तारा अशुभ हो जाती है तो दिन अच्छा नहीं जाता, और तारा यानी कि नक्षत्र एक ही दिन रहता है, यानी कि दिन अच्छा नहीं जाता। उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या ज़िंदगी अच्छी नहीं जाएगी? ठीक है, नाम दिया गया है, वध तो कोई हमेशा वध नहीं होता। समझने की बात है कि दिन के लिए है, अच्छा जाएगा नहीं, कुछ गलत हो सकता है,
गड़बड़ हो सकती है। तो इसको इस ज़माने में इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब आता है योनि। शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि ये विभाग सेक्स का है। उसमें नक्षत्र के हिसाब से 14 प्रकार की योनियाँ बताई गई है और हर योनि का रिप्रेजेंटेटिव कोई जानवर है, जैसे गज, हाथी, भैंस, नकुल यानी कि नेवला वगैरह। पूरा विवरण नहीं बताऊंगा। और कहा जाता था कि ये जो प्राणियों की योनियाँ हैं, उस योनियों से उस प्रकार के प्राणी या उससे मिलते जुलते अवयव वाले प्राणी की सेक्स लाइफ अच्छी होती है। और प्राणियों में अगर विरोधाभास है, दुश्मनी है, जैसे सांप और नेवला, तो यह नहीं चलेगी। यानी कि ये पूरा का पूरा गुण का मंतव्य है वो सेक्स से जुड़ा हुआ है। अगर पैरेलल प्राणी आते हैं तो इनकी सेक्स लाइफ अच्छी होगी, अगर नहीं आते तो सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होगी। कुल मिला के ये मंतव्य है। लेकिन आप समझिए कि इस ज़माने में ये बातें इतनी महत्व की तो है ही नहीं, क्योंकि आजकल सेक्स लाइफ को सब जानते हैं। और अगर कोई गड़बड़ है तो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिक होते हैं, और पति पत्नी आपस में मिलकर बात भी कर सकते हैं। एक ज़माना था जब इसके बारे में सेक्स का एस भी नहीं बोला जाता था, जबकि आज यह चर्चा करना आम बात है। तो आज के ज़माने में इसका भी कोई महत्व नहीं है मेरे हिसाब से। इसके बाद आता है ग्रह मैत्री, यानी कि कन्या की राशि का जो स्वामी ग्रह है और वर की राशि का जो स्वामी ग्रह है, उन दोनों में मैत्री है, दुश्मनी है, क्या है, इसके ऊपर से ये गुण डिसाइड होते थे। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या राशि के 2 ग्रह ही कुंडली में सबसे अहमियत रखते हैं? बाकी के जो ग्रह है, स्थान है, और इन ग्रहों पर किसी और ग्रह की दृष्टियाँ, राशि स्वामियों की किसी पर दृष्टियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। जीवन में सिर्फ ग्रह के स्वामी की दुश्मनी या मैत्री इतनी अहमियत नहीं रखते जितने मिले जुले ग्रह रखते हैं। तो इसमें भी आजकल थोड़ा सा और देखना चाहिए, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आती है गण मैत्री। 3 प्रकार के गण नक्की होते हैं नक्षत्रों के हिसाब से, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। ऐसे माना जाता है कि जो गण है उसके हिसाब से उस जातक में ये गुण आते हैं। यानी कि वर और वधू में से एक राक्षस गण है, एक देवगण है। तो जैसे सूर असुरों में कभी बनी नहीं, तो वैसे ही राक्षस गण वाला जातक और देवगण वाला जातक जो है उसमें नहीं बनेगी। यानी कि दोनों में से एक वर एक वधू होना चाहिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल में देखिए कि किसी को भी पूछिए आपका गण कौन सा है, राक्षस है, क्या उसमें राक्षस के गुण देखे गए? जानिए, अंधविश्वास मत कीजिए। हाँ, कुछ अहमियत इस शब्द में है, लेकिन उतनी नहीं है जितना हम डरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राक्षस गण वाला राक्षस ही होता है, देवगण वाला एकदम सीधा साधा नॉर्मल होता है, मनुष्य गण वाला मिला जुला होता है। जब कोई भी गण वाले 2 व्यक्ति, युवक और युवती मिलते हैं, तो आपस में आजकल तो कोई भी बात सेटल हो सकती है, तय कर सकते हैं, जान सकते हैं एक दूसरे को, और इसका निराकरण हो सकता है। लेकिन गण के जो शब्द है वो आप प्रैक्टिकल में देखिए कि क्या उस आदमी के गण के हिसाब से ही उसके गुणधर्म है? नहीं, गुणधर्म के लिए कई सारी और बातें भी हैं। इसके बाद में आता है भकुट, जिसके कुल गुण 7 हैं। इसमें गुण इस प्रकार से दिए गए हैं कि वर की राशि कन्या की राशि से कौन से स्थान पे कितने नंबर पर आती है, या तो कन्या की राशि वर की राशि से कौन से स्थान पर कितने नंबर पर आती है। खास करके इसमें देखा गया है कि द्विद्वादश या षडाष्टक या नवपंचम, अगर ये सही नहीं आते हैं तो उस हिसाब से इनके गुण कट जाते हैं।
ये सही आते तो पूरे 7 गुण मिलते हैं। अब सवाल यह है कि एक दूसरे के स्थान से जो राशियाँ का मिलन होता है वह सिर्फ उनके जीवन के लिए अहमियत नहीं रखता। उस राशि का स्वामी उसके साथ कौन है, उसका अधिपति कौन है, वो कहाँ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टियाँ हैं, ये सारी बातें मिला के ही पक्का गुणधर्म निकलता है। सिर्फ ऊपर की एक बात लेके ये गुणधर्म नहीं निकलता है। मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा अहमियत लोग इसको देते हैं, लेकिन इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। और लास्ट में जो गुण आता है वह है नाड़ी। आद्य, मध्य, अंत्य, ऐसे 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। और कहा जाता है कि एक नाड़ी में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर वर की और कन्या की एक ही नाड़ी है तो शादी नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक इसका कारण ये है कि आद्य, मध्य, अंत्य यानी कि पर्टिकुलर प्रकृति स्त्री की और पुरुष की, वात, पित्त, कब्ज जब हम बोलते हैं तो ये 3 प्रकार की नाड़ियों से 3 प्रकृतियाँ जुड़ी हुई है। अगर एक ही प्रकार की प्रकृति वाले वर और कन्या है तो इनका जो बच्चा पैदा होता है उनमें इस नाड़ी के दोष आ जाते हैं, ये मानना है। सही है, गलत तो है ही नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल के ज़माने में मेडिकल फील्ड इतना तरक्की कर गया है कि इन सारी बातों को आप नज़रअंदाज आराम से कर सकते हैं। तो जो मैंने बताए गुण कैसे दिए जाते हैं, और दूसरी बात भी समझने वाली ये है कि अगर मानो कि नाड़ी के 8 गुण मिल गए, कहीं और से 10 गुण मिल गए, और जिसके गुण नहीं मिलते हैं वो तो आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन में निकालना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में नहीं निकालना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। तो ये मैंने समझाया है कि कई बार कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, स्थान, राशियाँ और खास करके लग्न कुंडली और नवांश कुंडली, वर की और कन्या की दोनों, यानी कि ये 4 कुंडली अगर आप मिलाते हैं एक दूसरे से तो गुण मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या तो अहमियत देने की ज़रूरत नहीं होती। गुण है लेकिन ऑप्शन में है। और आजकल के ज़माने के हिसाब से मैंने समझाया है कि इसका इतना दारोमदार नहीं रखना चाहिए, इम्पोर्टेंस भी नहीं रखना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करना चाहिए। जब शास्त्र में लिखा है तो इसको मैं डिनाई नहीं करता, अवमानना नहीं करता, इसका विरोध भी नहीं करता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। नमस्कार।